ब्रेकआउट के बाद अगर कोई सेफेस्ट एरिया है बाय करने के लिए जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बढ़ा दे तो वो है आफ्टर पुल बैक। आज हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे इन्हीं पुल बैक्स के ऊपर और जानेंगे कि कैसे आप अलग अलग तरीके से पुल बैक को बाय कर सकते हो सो दैट आपका कोई भी एंट्री मिस ना हो। सो बेसिकली पुल बैक होता क्या है? जब भी किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो प्राइस एक पर्टिकुलर अप मूव दिखा देती है। सपोज ये 100 रुपये का भाव चल रहा है, यहाँ से चल के ये 140 हो गया और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके ये अप मूव रुक जाता है और वहाँ से गिरावट देखने को मिल जाती है। इसी गिरावट को, इसी रिट्रेसमेंट को हम पुल बैक कहते हैं। सपोज ये 140 से 110 तक आ गया, सो इसका जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक का है। सेम चीज़ आप यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं। एक डाउन मूव आया, उसके बाद एक अप मूव आया, डाउन मूव आया, अप मूव, डाउन, अप, डाउन। अब ये ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे जो पुल बैक रहेंगे ये वाला है, दिस वन एंड दिस वन। अगेन यहाँ पे एक अप मूव है, सो दिस इज ऑल्सो अ पुल बैक। फिर से एक डाउन मूव है और उसके बाद फिर से एक पुल बैक आया, लेकिन उसके बाद ये डाउन मूव देना बंद कर दिया और उसने ट्रेंड यहाँ पे चेंज कर दिया। जैसे ही ये अप ट्रेंड में चला गया तो यहाँ पे एक अप मूव है, यहाँ पे एक डाउन मूव है, तो ये वाला जो है इसे हम पुल बैक कहेंगे। अगेन दिस इज़ अ पुल बैक, अगेन दिस इज़ अ स्मॉल पुल बैक। सो जितने भी रिट्रेसमेंट्स आते हैं इन सभी को हम पुल बैक कहते हैं। एक बार आपको पुल बैक समझ में आ गया तो आपको समझना है प्राइस एक्शन, यानी कि स्टॉक कहाँ से घूमेगा या फिर उसका जो प्राइस है वो कहाँ से घूम सकता है। तो इसके लिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? जो भी प्राइस का मूवमेंट आपको चार्ट्स के ऊपर दिख रहा है उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। उसमें ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, पुल बैक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सभी प्राइस एक्शन के पार्ट है। तो इसमें पर्टिकुलरली हम फोकस करेंगे सपोर्ट के ऊपर। सो जब भी आप पुल बैक ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सपोर्ट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें मेजरली आपको 6 टाइप के सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे हमेशा। पहला जो सपोर्ट है दैट इज ब्रेकआउट लाइन। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था और इसके ऊपर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आपकी ब्रेकआउट लाइन बन जाती है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, आगे जाके उसने इसी लेवल के ऊपर रिटेस्ट लिया, तो इसी को हम पुल बैक कहते हैं। और अब पुल बैक के ऊपर अगर आपको एक्शन लेना है तो कहीं पे भी जाके आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए इन सभी सपोर्ट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दूसरे टाइप का जो सपोर्ट होता है दैट इज स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। जितने भी स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं ये सभी के सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सिंपली अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें इस स्विंग हाई के ऊपर तो ये एक पोटेंशियल सपोर्ट का काम करेगा। लेट अस चेक कि ये कितनी बार सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही उसने स्विंग हाई को ब्रेक किया, वो रिट्रेसमेंट के लिए एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर नहीं आया, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके चला गया। वो आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर इसी लाइन को हम ऊपर उठा के रख दे, अगेन वो ऊपर की तरफ से सपोर्ट लेके चला गया। फिर से अगर हम इसे शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी स्विंग हाई के ऊपर उसने जाके सपोर्ट लिया, यानी कि ये जो पुल बैक आया था वो यहाँ पे आके रुका। एक तो वो ब्रेकआउट लाइन पे रुकेगा या फिर पिछले वाले स्विंग हाई के ऊपर जाके रुक जाएगा। आगे चल के हम ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। हो सकता है उसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया लेकिन ये पिछले वाले स्विंग हाई के ऊपर वो सपोर्ट ले रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि उसने यहाँ पे कहीं पे भी इस वाले स्विंग हाई के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया लेकिन उसने पिछले वाले स्विंग हाई को रिस्पेक्ट दिया था। सो कोई भी स्विंग हाई, कोई भी स्विंग लो एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस काम कर सकता है। थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट जहाँ पे पुल बैक आके रुक सकता है वो है ट्रेंड लाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे अगर हम सिंपली इस पॉइंट को लेके और इस पॉइंट को लेके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट मूव जो आया था, ये जो पुल बैक आया था, वो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से घूम गया। ऐसे कई सारे स्टॉक्स के ऊपर आप चेक कर सकते हो। कई बार ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो वो स्विंग हाई को रिस्पेक्ट देगा। अगर स्विंग हाई को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं जाके किसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट दे रहा है। सो आपको ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लगा के देखने हैं। अब तक तो हमने सिर्फ 3 सपोर्ट लेवल्स देखे, आगे और 3 टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल है एंड दैट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मेजरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। मैं खुद पर्सनली अपने ट्रेडिंग में सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे हम सिंपल मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे। इंडिकेटर्स में जाना है आपको और यहाँ पे SMA टाइप कीजिएगा तो आपको टेक्निकल्स में मूविंग एवरेज सिंपल दिख जाएगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो और उसके सेटिंग में जाके अगर आप देखते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी कि ये जो लाइन लगी है
ये पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस आपको बता देती है। अब ये एक ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करती है। ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में काम करती है, बल्कि मूविंग एवरेज जो होता है वो डायनामिक होता है, यानी कि वो प्राइस के साथ चेंज होती है और आपको एक डायनामिक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का लेवल बता देती है। अब यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 पीरियड का मूविंग एवरेज है, लेकिन जो की मूविंग एवरेजेस होते हैं वो है 5, 10, 20, 50, 100 एंड 200। इवन 150 भी यूज़ किया जाता है, 250 भी यूज़ किया जाता है एंड 400 भी यूज़ किया जाता है। तो अब ये अलग-अलग मूविंग एवरेजेस क्यों यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए हम प्रॉपरली एक वीडियो बनाएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये समझना है, तो ये जो मूविंग एवरेज होता है, ये हमेशा एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। यानी कि अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज से दूर चली जाती है, तो मूविंग एवरेज उस प्राइस को फिर से अपनी तरफ खींचेगा या फिर वो मूविंग एवरेज उस प्राइस की तरफ जाएगा। तो आप देखोगे कि कभी भी प्राइस ज़्यादा दिन तक इस मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं जाके वो रिट्रेस करती है। सो हर एक मूविंग एवरेज को, जितने भी की मूविंग एवरेजेस हैं, उन सभी को एक एक करके हम लगा के देखते हैं। फर्स्ट मूविंग एवरेज इज 5 पीरियड मूविंग एवरेज। जितना छोटा मूविंग एवरेज रहेगा वो प्राइस के उतने नज़दीक रहेगा। अगर हम डेली चार्ट पे भी इसे लगा देते हैं तो आप देखोगे कि 5 पीरियड का मूविंग एवरेज पिछले 5 दिन के कैंडल्स का एवरेज दिखा रहा है, तो वो हमेशा प्राइस के नज़दीक से चलेगा। वही अगर आप 50 डे मूविंग एवरेज लगाते हो तो ये थोड़ा सा दूर चला जाएगा। लेकिन जितना दूर चला जाएगा उतना ही वो प्राइस को ज़्यादा खींचेगा। इसीलिए जब जब प्राइस इस 50 डे मूविंग एवरेज से दूर चली जाती है, वो प्राइस फिर से रिट्रेस होके उसी मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना शुरू कर देती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कई बार वो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे ये भी देखा रहेगा कि वो 50 के नीचे भी गया है और कहीं न कहीं यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट उसने लिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो यहाँ पे 50 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये किसी और मूविंग एवरेज को या किसी और एवरेज प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो जैसे ही हम इस 50 को 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया और आप देखोगे कि मोस्टली प्राइस इसे भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। सो हम और इसे बढ़ा देते हैं। सो इसे हम 150 कर देते हैं। सो जैसे ही हमने 150 कर दिया, यू कैन सी एग्जैक्टली वो 150 के ऊपर सपोर्ट लेके जा रहा है। तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि प्राइस कहाँ तक आ सकती है, कहाँ से बाउंस हो सकता है। सो हर एक मूविंग एवरेज को आप अलग तरीके से यूज़ करके देख सकते हो। फिफ्थ और सिक्स टाइप का जो सपोर्ट लेवल है, दोज आर सम एडवांस लेवल्स। यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ फिबोनाची लेवल्स। सो फिबोनाची लेवल्स बेसिकली आपको रिट्रेसमेंट लेवल्स दिखा देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये रिट्रेसमेंट लेवल्स कैसे निकलते हैं। लेफ्ट साइड में टूल बार है, उसमें से थर्ड रो में आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है और जहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। सो पुल बैक कहाँ पे जाके रुकेगा, उसका एग्जैक्ट लेवल कौन सा है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है। अब इसमें 2-3 मेजर लेवल्स होते हैं, जैसे कि 0.618, 0.5 एंड 0.382। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है दैट इज़ 0.618। अगर कोई भी प्राइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो वो 0.382 से रिट्रेस होके चली जाती है। बट मोस्टली उसका जो फाइनल लेवल होता है वो 0.618 माना जाता है। अगर इसके नीचे स्टॉक चला जाता है या फिर प्राइस चली जाती है, तो ऐसे पुल बैक्स को लोग लेना अवॉइड कर देते हैं। सो सबसे बेस्ट लेवल जो होता है 0.618 से 0.38 तक होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये इसी पॉइंट से रिवर्स हुआ है। अगर हम इसे सही तरीके से ड्रॉ करें राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप देखोगे इसने 0.23 पे सपोर्ट लिया है। आगे जाके अगर हम ये वाला ट्रेंड देखें तो यहाँ पे भी आप फिब लेवल लगा सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो एग्जैक्टली उसने 0.5 के पास आके सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट इज़ पिवट पॉइंट्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इसे भी कई सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। इसे कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। जस्ट वी विल रिमूव दिस फिब लेवल्स और इंडिकेटर्स में जाना है आपको। यहाँ पे जाके आपको टाइप करना है पिवट पॉइंट्स। जैसे ही आप पिवट पॉइंट्स टाइप करते हो, आपको यहाँ पे दिखेगा पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे और ये लेवल्स लेटेस्ट प्राइस पे दिखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे लेवल्स यहाँ पे प्लॉट हुए हैं। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स दिए जाते हैं और एक पिवट पॉइंट दिया जाता है। ये जो पी दिख रहा है आपको, दैट इज़ योर पिवट पॉइंट
एंड वहाँ से लेके ऊपर की तरफ वो अलग अलग रेजिस्टेंस मार्क करता है, यानी कि R1 R2 जो होता है वो रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 होता है, और नीचे की तरफ S1 और S2 मार्क किया जाता है, दैट इज सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। अब पिवट पॉइंट्स में भी अलग अलग टाइप के पिवट पॉइंट्स होते हैं। अब जो हमने प्लॉट किया है दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वन, उसी के साथ फिबोनाची लेवल्स भी होते हैं, वुडी है, क्लासिक है, डीएम है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैमरिला भी है। अगर आप इसको कैमरिला करते हैं तो वो R5 तक उसके लेवल्स दिखा देता है। हर एक का कैलकुलेशन का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। वुडी में अलग फार्मूला यूज़ किया जाता है, कैमरिला में अलग फार्मूला यूज़ किया जाता है, वैसे ही क्लासिक में अलग फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो इन 6 सपोर्ट्स में से अगर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ तो वो सिर्फ 3 है। पहला वाला ब्रेकआउट लाइन, दूसरा ट्रेंड लाइन, और तीसरा मूविंग एवरेज। इतना काफ़ी होता है ट्रेडिंग के लिए। जितना आप ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना डिसीजन लेने में आसानी होगी। ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जाके आपको खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इन्हें बाय कैसे करना है। तो अगर आपको बाय करना है, अब बाय करने के लिए 5 अलग अलग मेथड्स हैं। हर एक मेथड को आप यूज़ कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। सपोज पहला सिचुएशन ये है कि आपको एग्जैक्टली ब्रेकआउट लाइन पे बाय करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो जीटीटी ऑर्डर। कैसे इसे यूज़ करना है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलायंस का एग्जांपल हम देखते हैं। ये वाला जो स्विंग हाई है उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस स्विंग हाई की मदद से। अब ब्रेकआउट आने के बाद आपको बाय करना है पुल बैक पे। जैसे ही ये पुल बैक आया वो यहाँ पे आके रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब नॉर्मली जब आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो लाइव मार्केट में, आप आके उस ऑर्डर को प्लेस करते हो और शाम तक या दोपहर तक अगर ऑर्डर ट्रिगर नहीं होती है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है, और हर दिन आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एज अ फुल टाइम ट्रेडर आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रोकर आपको और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी का मतलब है गुड टिल ट्रिगर्ड। दैट मीन्स कि आपको एक बार ऑर्डर प्लेस करनी है। सपोज आपको 1320 को ये बाय करना है या फिर 1321 को बाय करना है, तो आप सिंपली जैसे बाय ऑर्डर प्लेस करते हो वैसे ही बाय ऑर्डर को प्लेस करना है। लेकिन यहाँ पे आपको डिलीवरी चूज़ नहीं करना है या फिर इंट्राडे चूज़ नहीं करना है। वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा विच इज़ कॉल्ड एज जीटीटी, उसे सेलेक्ट करके आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ये ऑर्डर अगले 1 साल तक पेंडिंग रहती है सिस्टम में। इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ब्लॉक नहीं होता है। सो दैट मीन्स कि जब भी ये प्राइस नीचे आएगी और आपका प्राइस ट्रिगर हो जाएगा तभी जाके आपको एक मैसेज आएगा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सो जीटीटी इस तरीके से काम करेगा। अगर अगले 1 साल तक वो ट्रिगर नहीं हुआ तो आपका वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पुल बैक ट्रेड करने के लिए आपको एक एक साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 1-2 महीने के अंदर अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ तो आप मैन्युअली उसे कैंसिल कर सकते हो। सो जीटीडी ऑर्डर को यूज़ करके अगर आप एग्जैक्टली ब्रेकआउट लाइन पे बाय करते हो तो वो सबसे बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड बनता है। नेक्स्ट मेथड होता है रिजेक्शन कैंडल। इन केस अगर आप जीटीडी को यूज़ नहीं करना चाहते हो या फिर आपको कुछ थोड़ा बहुत कंफर्मेशन चाहिए, तो ऐसे केसेस में आप रिजेक्शन कैंडल को यूज़ कर सकते हो। रिजेक्शन कैंडल का मतलब क्या है? सो बेसिकली रिजेक्शन क्या होता है? रिजेक्शन का मतलब ये है कि प्राइस एक दिशा में जा रही है, वहाँ से रिजेक्ट होके वापस आ गई, तो इसे हम रिजेक्शन कहते हैं। कैंडल्स में इसे कैसे पहचाना जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो एक बेसिक सी बात है कि रिजेक्शन वहीं से होगा जहाँ पे उसे सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस को वहीं पे रोका जा रहा है। सो जितने भी सपोर्ट्स हमने देखे, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट लाइन, स्विंग पॉइंट्स, वहाँ पे आपको इन रिजेक्शन कैंडल्स को देखना है। तो रिजेक्शन कैंडल बनते कैसे हैं? वो मोस्टली आपको ऐसे पिन बार की तरह दिखेंगे, यानी कि वो प्राइस नीचे तक आ गई लेकिन वो यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाई। सेलर्स ने इस प्राइस को नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट या फिर डिमांड बढ़ने की वजह से वो उस प्राइस को इस सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं कर पाए, इसीलिए ये क्लोजिंग हमेशा सपोर्ट के ऊपर रही। अब ये जो पिन बार बनता है विक के साथ, इसे हम शैडो कहते हैं। ये एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर बन सकता है, या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर बन सकता है, या फिर पिछले स्विंग हाई के ऊपर बन सकता है। जितने भी हमने सपोर्ट्स देखे, हर एक सपोर्ट के ऊपर आपको ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली ब्रेकआउट लाइन पे बाय कर सकते हो, या आने वाले जितने भी मेथड्स हैं उसके हिसाब से आप उसे बाय कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड।
एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज लगाया है अपार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आप देख सकते हो ये वाला जो कैंडल बना है, इसने यहाँ तक लो मारा, डेली कैंडल है, और जैसे ही डे एंड हुआ, ये यहाँ पे क्लोज़ नहीं कर पाया। उसने जाके एंड ऑफ द डे इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया। यानी कि ये जो प्राइस यहाँ तक आई थी, उसे रिजेक्ट किया गया। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो दूसरे दिन भी उसने रिजेक्शन दिया है। सो प्राइस लगातार उसके नीचे पुश कर रही थी, लेकिन बायर्स टुक ओवर और उन्होंने यहाँ पे इसे क्लोज़ करने नहीं दिया, प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। सो जब भी ऐसा कैंडल बनता है, दिस इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल, या फिर आपको एक एटलीस्ट अंदाज़ा आ जाता है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है, ये जो सपोर्ट बना है ये काम करने के चांसेस ज़्यादा है। सेम थिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हो, स्विंग हाई है, और इसी स्विंग हाई के ऊपर आप यहाँ पे कंटिन्यूस 2 रिजेक्शन कैंडल देख सकते हो। सो जब भी आपको रिजेक्शन कैंडल दिखेगा, उसके हाई के ऊपर आप जीटीडी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप रीटेस्ट के ऊपर जीटीडी ऑर्डर प्लेस करते हो, वैसे ही हाई के ऊपर भी जीटीडी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एक तो आपको मैन्युअली बाय करने का ऑप्शन रहता है, या फिर जीटीडी ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन रहता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना है। कहीं पे भी जाके डायरेक्ट बाइंग मत कीजिएगा कि इसने रिजेक्शन दे दिया, क्लोज हो गया। बिकॉज रिजेक्शन कैंडल आने के बाद, उसके बाद भी और रिजेक्शन कैंडल बन सकते हो और प्राइस नीचे जा सकती है। इसीलिए कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। अब पहले जो मेथड्स हमने देखे, फर्स्ट जीटीटी और दूसरा रिजेक्शन कैंडल, ये उनके लिए है, थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए है। लेकिन जो ट्रेडर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पुल बैक आ गया, रीटेस्ट हो गया, लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ा बहुत कंफर्मेशन चाहिए, तो उन लोगों के लिए अगले 3 मेथड्स हैं। उसमें से जो पहला मेथड है, दैट इज़ एंकर्ड वीवैप, जिसे हम एवीवैप भी कहते हैं। सो दिस इज़ आवर थर्ड मेथड ऑफ बाइंग। एवीवैप लगाने के लिए आपको टूल बार में आना है, ऊपर से फिफ्थ रो, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एंकर्ड वीवैप दिख जाएगा। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये इसे यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक को एक एवरेज प्राइस पे बाय करने के लिए। आप जैसे ही इस टूल को सिलेक्ट करते हो, आपको इसे किसी भी स्विंग हाई के ऊपर लगा देना है। सिंपली आपको जाके क्लिक करना है और ये एवीवैप अपने आप लग जाएगा। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 बैंड्स दिखेंगे आपको, एक अपर बैंड और एक लोअर बैंड और एक मिडल लाइन। ये जो मिडल लाइन है, दिस इज़ कॉल्ड एज एवीवैप। इसके सेटिंग में जाएंगे, और जैसे ही सेटिंग में जाते हो, ये जितने भी बॉक्सेस है इसे अनचेक कीजिए, इन सब की ज़रूरत नहीं है। ये जो इनपुट्स है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे बैंड मल्टीप्लायर्स 1 रखिए। ओके करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे एवीवैप लग चुका है। अब इसे कब यूज़ करना है, कैसे ट्रेड करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखो, हमने अभी रैंडमली इसे लगा दिया है, तो इसे पहले हम हटा देते हैं और प्रॉपरली ट्रेड का वॉक थ्रू करते हैं। सपोज़ यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो हमें ब्रेकआउट के पहले यहाँ पे एक स्विंग हाई मिला, जो एक ब्रेकआउट लाइन का काम करेगा। अब जैसे ही ब्रेकआउट आया, हमें पुल बैक का वेट करना है, तो हमें ब्रेकआउट लाइन पे तो पुल बैक नहीं मिला। फिर ये 50 डे मूविंग एवरेज है, वो भी लगा के रखा है। हमने अलग अलग टाइप के सपोर्ट्स देखे, उनमें से कहाँ पे वो पुल बैक का सपोर्ट आएगा, लेट अस सी। सो जैसे ही आगे चलते हैं, तो ये सपोर्ट इस ब्रेकआउट लाइन पे न होते हुए उसने ये सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लिया है। अब हमें इसे ट्रेड करने के 2 तरीके अब तक पता थे। एक तो रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ नहीं। दूसरा, जीटीडी ऑर्डर हम डायनेमिक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं लगा सकते, तो जीटीडी ऑर्डर यहाँ पे अगर हमने लगाया है तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन किसी दिन आपने देखा, आपको कहीं पे भी लाइव मार्केट मॉनिटर नहीं करना है, ये सारा काम आपको आफ्टर मार्केट ही करना है। सो यहाँ पे किसी दिन आपने देखा कि प्राइस यहाँ पे लगभग टच होके फिर से ऊपर जा रही है, लेकिन आपको कंफर्मेशन चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एवीवैप को सिलेक्ट करेंगे और ये जो सपोर्ट लिया है उसके पहले वाला हाईएस्ट स्विंग पॉइंट जो होता है, यानी कि स्विंग हाई है, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस स्विंग पॉइंट से सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, इसकी वजह से ये प्राइस हमेशा एवीवैप के नीचे रही। जैसे ही बायर्स डोमिनेट करने लगे, बायर्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये प्राइस एवीवैप के ऊपर आ जाती है। सो जैसे ही आपने देखा कि किसी दिन एवीवैप के ऊपर प्राइस क्लोज हो चुकी है,
तब तक क्या करना है, आप इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो और डेली आफ्टर मार्केट वॉच कर सकते हो कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रही है या नहीं हो रही है। सो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी, आपका बाय सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। आपको इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना है। इट्स दैट सिंपल। ओके, इसे फिर से इस सेगमेंट को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, बिगिनर्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन बार बार देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा। कई सारे स्टॉक्स के ऊपर लगाने से भी ये आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारी दूसरी एंट्री भी जुड़ी हुई है, एंड दैट इज़ अ ट्रेंड लाइन मेथड। तो आप सिंपल सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस हाई से इस हाई तक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ट्रेंड लाइन आपको कब ड्रॉ करना है, जब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि उसने सपोर्ट लिया है या फिर सपोर्ट को टच कर रहा है। तो पिछले वाले स्विंग हाई से लेके आप दूसरे स्विंग हाई को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे आप एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस क्लोज हो जाती है, उस हाई के ऊपर आप अगेन एंट्री ले सकते हो। आइदर आप वीवैप के हिसाब से एंट्री ले सकते हो या फिर ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी एंट्री ले सकते हो। तो ये अलग अलग मेथड हम देख रहे हैं। फिफ्थ मेथड जो होता है, दैट इज पैटर्न्स। अब पैटर्न्स आपको कहाँ पे देखने हैं? ऑब्वियसली सपोर्ट के पास देखने हैं। तो इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन सकते हैं या फिर प्राइस के पैटर्न्स बन सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको रिजेक्शन कैंडल मिलेगा, पिन बार रहेगा जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन कैंडल, और उसी के साथ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स हो सकते हैं, बुलिश पियर्सिंग कैंडल हो सकते हैं। जितने भी प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हैं कैंडलस्टिक के, वो आप सपोर्ट के पास देख सकते हो और उस हिसाब से उसे ट्रेड कर सकते हो। या फिर प्राइस पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे भी आप डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हो। सो मोस्टली बार बार अकर होने वाले जो पैटर्न्स होते हैं उनमें से एक डब्ल्यू पैटर्न है। अगर आपको सपोर्ट के पास डब्ल्यू पैटर्न दिखता है, देन इट इज़ अ वेरी गुड साइन। डब्ल्यू पैटर्न के साथ और भी कई पैटर्न बन सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। आपको जितने भी प्राइस पैटर्न्स पता है वो सब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं जो पैटर्न प्रीफर करता हूँ एट द सपोर्ट लेवल, दैट इज़ डब्ल्यू पैटर्न, जो हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न है। सो इसे ही, इसके ऊपर ही आप फोकस कर सकते हो। अगर दूसरा कोई पैटर्न नहीं है तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमारे पास और 4-5 तरीके हैं। कोई भी तरीका यूज़ करके हम सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, या फिर जो भी पुल बैक आता है वहाँ से जैसे ही वो बाउंस बैक करेगा, हमें कहीं ना कहीं तो वो मिल जाएगा अपने रडार पे, वो हमसे बच के नहीं जाएगा। अगला वाला पॉइंट आप फॉलो नहीं करते हो तो इस दुनिया भर के नॉलेज का कोई भी यूज़ नहीं है, और वो है एग्जीक्यूशन, यानी कि ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला वाला जो है दैट इज स्टॉप लॉस। सो बेसिकली स्टॉप लॉस लगाने के 5 तरीके हैं। फटाफट हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहला कॉमन तरीका जो है दैट इज स्विंग लो। किसी भी स्टॉक के स्विंग लो के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसने, ये जो स्विंग लो है उसके नीचे आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या फिर कहीं पे रीटेस्ट होते हुए आपने यहाँ पे देखा, ये वाले एग्जांपल्स हमने देखे थे, तो यहाँ पे जैसे ही उसने एंट्री दिया, यहाँ पे भी एंट्री दिया था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एंट्री था, यहाँ पे एवी वैप का एंट्री था। आपका जैसे ही एंट्री होता है, सो इसके पीछे वाला जो स्विंग लो है उसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेथड है रीटेस्ट लाइन। यहाँ पे ये जो रीटेस्ट लाइन है ये भी एज अ स्टॉप लॉस काम कर सकती है। जैसे ही आपने ब्रेकआउट पे बाय किया या फिर रीटेस्ट पे बाय किया, सपोज ये रीटेस्ट यहाँ पे ना होते हुए यहाँ पे हुआ रहता, तो आप इसी रीटेस्ट लाइन के नीचे जब प्राइस क्लोज हो जाती है वहाँ से ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। थर्ड वन इज ट्रेंड लाइन। जैसे हमने ट्रेंड लाइन की एंट्री ले ली थी, वैसे ही आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से एग्जिट भी कर सकते हो। सपोज ये एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लिया है, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर वो जाके क्लोज हो जाता है तो आपका ट्रेड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाता है। फोर्थ स्टॉप लॉस इज पैटर्न लो। जो भी हमने डब्ल्यू पैटर्न वगैरह देखा था उसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे पोजीशन साइज मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पोजीशन साइज के ऊपर आगे चल के हम वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखना है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर लॉस ज़्यादा दिख रहा है, आपको स्टॉप लॉस का एरिया ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा घटा के काम कीजिएगा। एंड नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ स्टॉप लॉस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ फिक्स्ड स्टॉप लॉस। ये वाला स्टॉप लॉस तभी अप्लाई कीजिए जब आप जीटीटी ऑर्डर लगा के एग्जैक्टली रीटेस्ट लाइन पे बाय कर रहे हो, यानी कि ये जो ब्रेकआउट लाइन है
वहीं पे एग्जैक्टली बाय कर रहे हो, तब जाके इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा आपको होगा। रेफरेंस के लिए इस चैनल पे फर्स्ट वाला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने अलग अलग ब्रेकआउट टाइप के बारे में बताया है। जब भी आप ऐसे ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करते हो उसमें मैंने दिया हुआ है कि कब कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। अब जैसे ही आप ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हो, आप रीटेस्ट लाइन पे जीटीटी ऑर्डर लगा के बाय कर रहे हो। अगर वो टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम है तो वहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस रखना है। अगर वो वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है तो वहाँ पे 15% का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर वो मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, यानी कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो वहाँ पे मिनिमम 25% का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आप ये फिक्स स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो कर रहे हो तो ये अपने आप में एक स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी बन जाता है, जो विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ये काम कर सकते हो। इसके लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, ट्रेनिंग ऑफ आइज लगेगा। तो इसीलिए आप बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर ये अप्लाई करके देखिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छोटे छोटे क्वांटिटी में या फिर पेपर ट्रेडिंग करके आप काम करना शुरू कर सकते हो। स्टॉप लॉस के बाद आता है टारगेट और उसे ट्रेल कैसे करें। तो अगर आपने फिक्स्ड स्टॉप लॉस यूज़ किया है, जैसे कि 5% का स्टॉप लॉस यूज़ किया है, तो मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है। तो अगर 5% का स्टॉप लॉस है तो 15% का आप टारगेट रख सकते हो। 15% का स्टॉप लॉस है तो 45% का टारगेट रख सकते हो। और अगर 25% का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम 75% का टारगेट आप रख सकते हो। ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी ट्रेड में आपको एंट्री एक जैसे नहीं मिलने वाली है। हर बार आपको ब्रेकआउट लाइन पे एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो ब्रेकआउट लाइन पे आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपके जितने भी ट्रेड्स हैं उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो। इससे होगा क्या कि अगर आपकी एक्यूरेसी इवन 30% भी रहती है, यानी कि 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड चले और साथ के साथ फेल गए, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहते हो, अगर आप 1:3 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो। सो टारगेट आपको मिनिमम 1:3 के हिसाब से रखना है और इसे ट्रेल कैसे करना है। सपोज किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ 1:3 नहीं, 1:4, 5, 6, 10 तक चाहिए या उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप कोई भी की मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो और की मूविंग एवरेज के हिसाब से आप उसे ट्रेल कीजिएगा। जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब आप ट्रेल करते हो तो सब कुछ खाने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज़ कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्टॉक तो गया 100 रुपए पे, लेकिन ट्रेलिंग की वजह से मैं 80 पे निकल गया। तो आप सारा कुछ कैप्चर करने की कोशिश मत कीजिए। ऑलरेडी आपका 1:3 मिला हुआ है, सो उसके ऊपर जो कुछ भी मिलेगा वो आपके लिए बोनस है। सो एज़ अ ट्रेडर आपको एक ट्रेडिंग माइंडसेट के हिसाब से काम करना है। आपको हर जगह सब कुछ नहीं मिलने वाला है। सो उतना आपको बफर रख के चलना है कि बॉटम का 30% और टॉप का 30% आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये मिडल पोर्शन जो है, जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, वहीं पे आपका सारा पैसा बनेगा। या एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की कि मिनिमम 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना ही करना है। तो जैसे हमने स्टार्ट टू एंड सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की है और पुल बैक को हमने अलग अलग तरीके से कैसे बाय करते हैं ये भी देख लिया। लेकिन अगर आपको निफ्टी में और गोल्ड में बॉटम कैसे ढूंढना है ये भी समझना है, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।